यू बिलीव इन गॉड? मतलब मुझे अभी अभी पता चला कि आप शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। भक्ति एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी फिजिकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। भक्ति मेरे लिए अ बैंड ऑफ बॉयज जिसका नाम था, तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा था? और फिर बाद में मैंने सुना कि आपने उसे क्विट भी किया था एक पॉइंट पे आके, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल? आई वॉज एक्टिंग और मेरा एक मित्र है करण ओबरॉय जो बैंड में ही है। उसने एक दिन मुझे बोला कि सुधांशु जी और वनराज शाह में सिमिलैरिटीज क्या है? मैं आपको बताता हूँ मैंने वनराज शाह प्ले करना क्यों डिसाइड किया। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस वाज दैट। तो अभी आते हैं ट्रेटर्स पे। एक ही चीज आपसे पूछना है कि व्हाई नॉट, मतलब बिग बॉस क्यों नहीं और ये क्यों? सो आई हैव हैड बिग बॉस ऑफर्ड टू मी फॉर इयर्स। सालों से मेरे पास ऑफर आ रहा है बट आई डोंट बिलोंग टू दैट स्पेस। आई थिंक आई एम वे अबव ऑल दैट। आई कांट रिलेट टू एनीथिंग दैट अनफॉर्चुनेटली। आप लोगों को जेनजी के बारे में क्या लगता है? मतलब आप क्या एक चीज मिस करते हो आपके बचपन की और अभी के जनरेशन की? सब कुछ। हमारे बचपन में बहुत ज़्यादा प्योरिटी थी। आई थिंक सब तरह की प्योरिटी थी। खेल कूद में, बातचीत में, सोच में, विचारों में, खाने पीने में। बॉम्बे की लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो आजकल के बच्चे बहुत डेढ़ शाणे हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेटर की एक गुड थिंग और एक बैड थिंग, तो आप क्या बताओगे? I think the good thing was the part of shooting it, and bad thing. ड्रीम रोल आप क्या करना चाहते हो? एक्टिंग, रोमांस, थ्रिलर? ये रोमांस में कुछ मजा नहीं है। मजा उसमें है जिसमें आप जैकी चैन सर को एक वर्ड में डिफाइन करो। एक्टर कम रॉक स्टार ज्यादा। तो जैसे हमारी बात हुई कि आप अभी एक गाना गाओगे हमारे लिए। चाहा तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। पालूं तुझे तो पालूं जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। स्वागत है आप सबका दी अदिति शो में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो अनुपमा के वनराज हो या एम्पायर के किंग, ट्रेटर में थ्रिलर और माइकअप में सिंह, टीवी हो या वेब सीरीज हर जगह छाए, वो जहां खड़े हो स्पॉटलाइट वहीं लाए। आज करेंगे उनसे अनफिल्टर्ड बातें, न्यूज व्यूज बॉलीवुड के राज के साथ। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स वेलकम सुधांशु जी। हेलो सर, हाउ आर यू? वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सर, मुझे बिना टाइम वेस्ट किए आपसे काफ़ी सारे सवाल है, काफ़ी चीज़ें जानी है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड ये कॉन्वर्सेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अदिति शो पे। थैंक यू फॉर हैविंग मी, बट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। What? आपके नाम में अदि टी क्यों है? मैं ना चाय के स्नैप्स बहुत ज़्यादा डालती थी बिकॉज आई लव चाय। वाह, ठीक है, तो सबने बोला कि अदी टी कर दो, तो फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे कर दिया वाह, और तब से बहुत अदी बढ़िया। नहीं, वेरी इनोवेटिव। आई एम नॉट सेइंग देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, इट्स नाइस। यस। तो मतलब वो एक था कि मुझे भी पसंद है और सबको भी अच्छा लगा, तो फिर क्यों नहीं ट्राई। ओके, तो ये मेरा पॉडकास्ट नहीं है, मुझे आपसे काफ़ी चीज़ें जाननी है जो शायद आज मुझे मौका मिला है आपसे वन ऑन वन बात करने का, तो मुझे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Sure. तो जितना मैंने आपके बारे में रिसर्च किया है, जितना आपको फॉलो करती हूँ मैं, तो मुझे एक चीज़ पता है कि आपने ना मॉडलिंग से आपका करियर स्टार्ट किया था। तो आपने काफ़ी चीज़ें की है, फिल्म हो गया, टीवी शोज़ हो गए, अब तो रियलिटी शो ओटीटी पे भी सब कुछ मतलब आपने कर दिया, और आप एक सिंगर भी हो। तो ये ओवरऑल जर्नी के बारे में आपसे मुझे जानना है कि इतना सब कुछ आपने किया है पूरे 25 सालों में। सो बेसिकली मुझे ऐसे लगता है कि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि कुछ लोग क्या होता है कि बहुत पढ़ लिख के, बहुत तैयारी करके, प्लान करके चीज़ें करते हैं। मेरी ज़िंदगी में जो फर्स्ट हाफ ऑफ माई लाइफ वॉज नॉट प्लान्ड एट ऑल। तो मैंने कोई प्लान किया ही नहीं था। तो मुझे लगा था कि आई वॉज गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तो भगवान ने जिस तरफ ठेल दिया उस तरफ चल दिया हम। कभी ये सोचा ही नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है, या क्या प्लानिंग होती है, या मुझे किसके लिए कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। ये सब कभी सोचा ही नहीं। 19 साल की उम्र में आई बिकेम अ मॉडल, राइट? और वो भी बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने कभी सोचा था। अब हम लोग टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जिनके माँ बाप मतलब पिताजी नौकरी पेशा, और फिर उसमें ये होता ना कि
पढ़ाई करनी है तो CPMT की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको मुझे फ़ौज में जाना था, तो मैं आर्मी स्कूल में पढ़ रहा था बरेली में। मतलब आपको खुद जाना था कि हाँ नहीं आपके नहीं, मुझे पेरेंट्स? जाना नहीं, अच्छा, मेरी ओके, इच्छा थी कि मैं फ़ौज में जाऊंगा, तो मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था कि ठीक है। और हालांकि मेरे क्लासमेट्स ऑलमोस्ट आई थिंक उसमें से काफ़ी लोग तो फ़ौज में ही गए, जो सब अभी उसमें से कुछ अभी भी सर्व कर रहे हैं आर्मी में। तो मेरा जो रास्ता है वो वहाँ जाते जाते इधर का बन गया। वो बहुत लंबी कहानी है, तो वो पूरी तो मैं नहीं सुना सकता हूँ, बट यही था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब प्रारब्ध है। ये सारी चीज़ें प्री डेस्टिन्ड होती हैं कि आप बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे आप एक दिशा में चल पड़ते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला आपको चला रहा है या रास्ता दिखा रहा है। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि मैं इस रास्ते पे चल पड़ा, और 19 साल की उम्र में I became one of the top names in the country as a model, and I was, I was the face of almost every top brand in the country that time, which included Ray-Ban, Monte Carlo, Nivea Cream, Bhilwara Suitings, Dick Jam, ये वो तमाम चीज़ें, मतलब इतनी सारी चीज़ें थी। And plus I was doing fashion shows with all the top designers like Rohit Bal, who was my mentor, JJ Valaya, Gabbana, like a lot of international shows also. तो वो सब चीज़ें ऐसी थी कि जो हम प्लानिंग तो बाद की बात होती ना, हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमको पता ही नहीं था इन सब चीज़ों का। having being born in a middle class family, then growing up in a middle class family, and that atmosphere, माँ बाप हैं, फिर हर छुट्टी में घर, मतलब पेरेंटल हाउस जाना होता है, साल में 2 बार, तो वहाँ पे जाते थे हम लोग, महीना महीना रहते थे। हमारे घर में भी गाय पलती थी, वहाँ पे भी गाय पलती थी, वहाँ पे हर तरह की चीज़ घर में ही होती थी। तो एक ऑर्गेनिक लाइफ थी बिल्कुल, जो बहुत ही एक आज की डेट में जो लोग क्रेव करते हैं ना, बड़ी ब्यूटीफुल लाइफ, ऑर्गेनिक, वेरी क्लोज टू नेचर, तो उस तरह की लाइफ हम लोग जीते थे। तो फ्रॉम देयर टू हैविंग कम इनटू दिस एटमॉस्फेयर, सडनली एक ऐसे समुद्र में आके गिरे जिसका अंदाज़ा ही नहीं था, पता ही नहीं था किस डायरेक्शन में हम लोग को तैरना है। तो बस उस अथाह समंदर में आके गिरे, और फिर उसके बाद जैसे जैसे जहाँ जहाँ लहर जो है बहा के ले गई, हम उस तरफ बहते चले गए। तो आपने कहा कि आपके मॉम डैड कहीं और रहते थे, तो आप मॉडलिंग के लिए मुंबई आए थे खाली दिल्ली। स्पेसिफिक? दिल्ली, अच्छा, मैं दिल्ली से स्टार्ट पहले किया हाँ, आपने? दिल्ली में गया था मैं। पहले नैनीताल में थे हम लोग, अच्छा। तो नैनीताल से मैं पहले दिल्ली गया, फिर दिल्ली से बॉम्बे आया। ओह वाह। तो दैट इज़ हाउ दिस सम्स अप माई जर्नी। बट लाइक आई सेड कि जैसे पहला जो हाफ था, मैंने कभी प्लान नहीं किया था। मुझे लगता है हमारी जनरेशन में तो स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि प्लानिंग करते नहीं थे लोग, या नेचुरली भी मुझे लगता है ऑर्गेनिकली ऐसा होता है कि आप 30 साल पार करते ना, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करते हैं लाइफ को 30 साल के बाद। फिर 40 का आदमी जब होता है ना, तब इंसान जो है वो एक्चुअली लाइफ को सीरियसली लेना शुरू करता है। उसके बाद ही फिर आदमी ये देखता है कि अब मुझे इस तरह से चीज़ें प्लान करनी चाहिए। बिकॉज प्लानिंग मुझे लगता है तब होती है जब आप चीज़ों को अच्छी तरह समझना शुरू कर दें लाइफ में। सो डू यू बिलीव इन गॉड? मतलब मुझे अभी अभी पता चला कि आप शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। सो आई माई फॉर्म ऑफ भक्ति, वैसे तो मैं कहूँगा कि मैं भक्ति एक, मुझे लगता है कि एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी फिजिकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कि आप भक्ति कर रहे हैं तो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। भक्ति मेरे लिए जो मैं समर्पित हूँ भगवान को, सरेंडर्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हैं तो हम सब ह्यूमन ही ना, हमारे अंदर डर भी है, घबराहट भी है, बहुत सारी चीज़ें होता ना कि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो फिर वही परेशानी है। यू थिंक अबाउट और यू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, फिर से वही फीलिंग आ जाती है आपके दिमाग में। तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में होती हैं हर इंसान के, उससे डील करने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। सो व्हेन यू सरेंडर, दीज थॉट्स विल स्टिल कम टू यू, बट
बिकॉज यू नो यू आर सरेंडर्ड टू हिम, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. ओके, तो ऐसा कुछ लेकिन एक्सपीरियंस हुआ है कि बोलते हैं ना कि इतना बिलीव स्टार्ट से, या फिर आपके फैमिली में ही वैसा एनवायरनमेंट हो जिससे आपका ऐसा ब्रिंगिंग हुआ है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ हुआ हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब बिलीव कराया है कि यार नहीं, यही होता है ऐसा? कोई एक इंसिडेंट मतलब ऐसा? इंसिडेंट तो बहुत सारे होते हैं जीवन में, यू नो, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक साइकिल. आई ऑलवेज से दैट दिस इज़ ऑल अ पार्ट. आपके विचार भी ना आपके कार्मिक साइकिल का हिस्सा होते हैं. आपके मन में कैसे विचार आ रहे हैं ना, अच्छे बुरे जैसे भी हों, वो सब आपके कार्मिक साइकिल का हिस्सा होते हैं. तो ये कहाँ से आया मुझे पता नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज विद इन मी. आई थिंक आई हैव कैरीड दिस एनर्जी फ्रॉम माई लास्ट बर्थ मे बी, यू नो. आई so this energy has been carried forward into this life also, or maybe I'm on a journey, you know, which is supposed to be this, apart from all the other things that we go through in life. जो भी हम लोग करते हैं, जिसमें जो भी चीज़ में इंडल्ज करते हैं, मुझे लगता है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जीवन में मेरे, और मेरा फेथ सिर्फ रीइंस्टेट होता है. और मुझे ऐसा लगता है कि फेथ जो है वो आदमी के लिए, जो बिलीफ है, चाहे वो किसी भी चीज़ में, अपने आप में हो, भगवान में हो, वो बिलीफ ही आपको आपका एग्जिस्टेंस होता है एक्चुअली. तो एक शांत इंसान अपने अगर उनको ऐसा फील हो रहा है एकदम अंदर सब कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो कैसे अपने आप को काम करते हैं? क्योंकि वो तो शांत है. अगर आप मेरे सामने फिर एकदम ऐसा रिएक्ट करोगे तो मुझे लगेगा ओ भाई ये तो ऐसे नहीं है, मतलब ऐसा आ जाता है. तो कैसे करते हो आप? नहीं, मुझे लगता है कि जिसकी भक्ति मैं करता हूँ उसकी शक्ति भी है मेरे अंदर. तो थोड़ा सा शांति शायद इसीलिए. और मुझे लगता है कि वही जब नाराज़ होता है तो तांडव भी कर देता है ना, तीसरी आंख खुल के. तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी वही है कि जब कभी कुछ ऐसा हो जो मुझे ट्रिगर कर दे, तो फिर मैं उस रूप में भी आ जाता हूँ जब तीसरी आंख खुलती है और तांडव. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी कि मुझे ना जानना है आपके बारे में एक एक चीज़ें, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया आपके बारे में और I मुझे love- लिटरली काफ़ी ज़्यादा मतलब एक चीज़ बताती हूँ कि मतलब एकदम जेन्यून बताती हूँ कि मुझे ना वो इंडियाज़ फर्स्ट बॉय बैंड जो आपका है उसके बारे में मुझे ये नाम नहीं पता था, ये टर्म नहीं पता थी मुझे. बट आज जैसे मैंने उसको सर्च किया ना, मतलब ये पॉडकास्ट से पहले मैंने बोला यार ये तो मैंने सुना है, हाँ. मतलब बहुत सही था. तो मुझे वो जर्नी के बारे में आपके बताओ ना, जो आपका था कि इंडियाज़ फर्स्ट बॉय बैंड, बैंड ऑफ बॉयज़, अ बैंड ऑफ बॉयज़ जिसका नाम था. तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा था? और फिर बाद में मैंने सुना कि आपने उसे क्विट भी किया था एक पॉइंट पे आके. तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल? सो मैं आई वॉज एक्टिंग, और मेरा एक मित्र है करण ओबरॉय जो बैंड में ही है, वो मेरा पड़ोसी हुआ करता था. तो उसने एक दिन मुझे बोला कि भाई मैं ना ये अपना वो सिंगल लॉन्च करने के लिए एक बंदे से कर रहा हूँ, पूरा मेरा डील चल रहा है, बट हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे तो एक आइडिया आया कि यार इंडिया में ना कभी बॉय बैंड नहीं हुआ है. तो वी रियली यू नो गॉट किक्ड अबाउट द आइडिया. तो उसने बोला कि यार लेट्स मेक अ बैंड, एंड व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, गेट 4-5 गुड लुकिंग बॉयज हु कैन सिंग एंड डांस, और अपन बैंड बनाते हैं, इंडिया का पहला बैंड, आई विल इन्वेस्ट इन. ये वो तमाम चीज़ें हुई. तो बोलता है तू तू चल. मैंने कहा अरे तू पागल हो गया. मैंने कहा कैसी बातें कर रहा है यार, मैं कोई गाता थोड़ी हूँ. बोला अरे तू गाता है. मैंने कहा मतलब. बोला अरे यार तू बिलीव मी. तो मेरा क्या, मैं गुनगुनाता रहता हूँ ना, कभी कभी ये गुनगुना लिया या गा लिया, ऐसी कुछ शौक में बचपन से करता था. तो ऐसी कभी वो हर आदमी जानता ही है, मतलब दोस्त तो जानते ही हैं कि अरे यार ये गाता है, गुनगुनाता है, या हम लोग एक दूसरे का देखते रहते हैं ना नॉर्मली, कि कोई अपना दोस्त है देख लिया, अरे यार ये बहुत चिड़चिड़ाता है इस बात पे, तो ऐसे होता है अरे यार ये तो गाता है. तो उसने बोला कि तू अच्छा गाता है, मुझे पता है, लीव इट टू मी, यू जस्ट कम. तो वो मुझे ले गया. मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद हमें एक छोटा सा ऑडिशन करवाया गया. ऑडिशन क्या था,
तो ऑडिशन में हम लोग को किसके सामने खड़ा किया वो मैं बताता हूँ। लेस्ली लुइस और हरिहरन, ओह जो उस टाइम पे कॉलोनियल कजन्स थे। अरे अरे तो हरिहरन बैठे हुए सामने, अब हमको खड़ा कर दिया, आके दिखाओ। मैंने कहा यार ये क्या पागलपन है यार, किन के आगे गाने के लिए बोल रहे हो। तो तो मैंने कहा अब बेइज्जती करवानी है तो करवा लेते हैं फिर, क्योंकि अब यहाँ से निकल नहीं सकते। तो मुझे आई थिंक एक कोई सुखी पाजी की, सुखविंदर सिंह की कोई लाइन याद आई, मैंने वो गा दी। तो हरी भाई देखा, बोले तू आजा आजा आजा, तू आजा। तो आई वो सरप्राइज, मैंने कहा अरे इसका मतलब ठीक ठाक गा दिया मैंने। कुछ ऐसा हुआ जो हरी भाई बोल रहे हैं। अच्छा, हरिहरन और लेस्ली लुइस को मैं उससे पहले से जानता था। ओके आई मीन मुझे भी लोग जानते थे बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी अ वेरी बिग नेम इन टर्म्स ऑफ बीइंग द मॉडल दैट आई वॉज, एंड आई वॉज एक्टिंग ऑल्सो दैट टाइम। तो आई वॉज अ वेरी नोन फेस। तो हरी भाई और लेस्ली लुइस का म्यूजिक वीडियो मैंने किया था, उनके एक म्यूजिक वीडियो का हीरो था मैं, उससे थोड़े पहले की ओह बात है। वाओ और फिर अचानक यहाँ ऑडिशन में उनके सामने खड़ा हुआ था। एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज जैमिंग विद देम ऑल्सो इन द रूम, मेकअप रूम में बैठ के हम लोग जैम कर रहे थे व्हेन वी वर शूटिंग फॉर द वीडियो। तो बस वहाँ से लेकर ये हमारी जर्नी है। आई बिकॉज आई हैव गॉन बैक टू द बैंड नाउ, वी रीस्टार्टेड आवर जर्नी। सो आशा जी के साथ ही रीस्टार्ट किया हम लोगों ने। ओह वाओ बट फिर तभी आपने छोड़ के अब भी वापस रीजॉइन क्यों किया ऐसा क्योंकि उस टाइम पे मेरे ऊपर जिम्मेदारियां थी, एंड मुझे ऐसा लगा कि यार आई वॉज यूज टू मेकिंग मनी बिफोर दैट। फिर बैंड में 3 साल निकाले, तो 3 साल में ऑब्वियसली फ्रॉम बीइंग एबल टू चार्ज सो मच मनी एज अ सोलो एक्टर टू बीइंग इन अ बैंड ऑफ 5 people, having a manager, 30% to the manager, and then split into 5 people. So the finances were very low, and जितना हम लोग पॉपुलर थे, जितना बड़ा हमारा नाम था कि हमारे गाने को ग्रैमी लिस्ट में भी आ गया था हमारा गाना, तो हम लोग इतनी बड़ी रेंज थे, जितना बड़ा बैकस्ट्रीट बॉयज हुआ होगा शायद, ऐसी रेंज थे हम लोग उस टाइम पे। एंड वी वर सो यंग या 20s में, भी लाइक यंग कौले बच्चे थे एकदम हम लोग। और अगर हम लोग वेस्ट में होते उस वक्त जिस लेवल पे थे, तो हम लोग शायद अपना प्राइवेट जेट खरीद चुके होते उस टाइम पे, इतना कमा चुके थे। बट इंडिया में वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, तो आई हैड टू ऑप्ट आउट बिकॉज आई हैड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली, यू नो, टू, सो आई हैड टू ऑप्ट आउट। तो मैंने बोला कि भाइयों मुझे माफ़ करो, मुझे ऑप्ट आउट करना ही पड़ेगा बिकॉज आई नीड टू स्टार्ट मेकिंग मनी। And then after so many years now, I mean, when everybody is settled in their own life and things, and so I mean, they only initiated, one or two of them, and they said, तो मैंने कहा यार चलो, I don't mind, because we've always done this for passion, let's do this for passion now. Let's restart this journey, and let's create more music, and create more beautiful songs, and let's enjoy the process now. ओह वाओ मतलब ये मैनेजेबल है काफी एक्टिंग के साथ ये करना बैंड हाँ, मतलब अभी हम लोगों ने लाइव शोज उतने रेगुलर शुरू नहीं किए। एक ही किया था हमने अभी जियो वर्ल्ड ड्राइव में, विच वाज अ सुपर हिट। द शो वाज सुपर हिट। एंड अभी हम लोग दिस सीजन when we start, like September, October onwards, we intend to do a lot more live shows, and we intend to do concerts across India and even internationally. Let's see how it goes. We have some songs ready for release, तो हम लोग एक एक करके अभी गाने रिलीज करने वाले हैं बहुत सारे। ओह वाओ मतलब ऑलरेडी सारी प्लानिंग हो चुकी है हाँ, ये तो प्लानिंग कर ली है। इतनी Nice. प्लानिंग तो ज़रूरी थी। Nice. तो मुझे जानना है खाली एक चीज़ कि मॉडलिंग का जो आपका करियर था तो तभी जो एक्सपोजर मिलता था मॉडल्स को क्या अभी उतना है या फिर अभी बहुत ही मॉडल्स आगे हैं जिसमें बोलते हैं ना कि सब डिवाइड हो चुका है अभी ऑप्शंस है लोगों के पास ज़्यादा कि पहले भी ऑप्शंस काफ़ी होते थे कैसा था मतलब एग्जैक्टली नो, मॉडलिंग करियर सो मॉडलिंग जब मैं करता था, जब हमारा टाइम, जब हमारा बैच था, मतलब मैं, डीनो मौर्या या अर्जुन रामपाल, या हम लोग सब मॉडलिंग करते थे, तो मॉडल्स बहुत आइकॉनिक बनते थे, मतलब बहुत बड़े स्टार बनते थे। और एक अलग ही ऑरा कैरी करते थे सारे मॉडल्स,
today you don't even know who's a model and who's not. So the times have changed like big time. There is no such thing as a supermodel now. तब हमारे टाइम में सुपर मॉडल होते थे, राइट? अब कोई सुपर मॉडल नहीं होता बिकॉज है ही नहीं वो कैटेगरी. सो द टाइम्स हैव रियली चेंज्ड. हमारे टाइम पे बहुत एक अलग ऑरा होता था. वी यूज्ड टू बिकम वेरी बिग स्टार्स दैट टाइम. अब नहीं है वो चीज़. अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए हैं. राइट, मतलब हर एक इन्फ्लुएंसर अब मॉडल ही बन चुके हैं, मतलब ऐसा है. हाँ, मतलब वो इन्फ्लुएंसर भी जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मीनिंग है वो भी मेरे को समझ में नहीं आता क्या है. राइट, मतलब सब लोग सब कुछ ही कर रहे हैं. मतलब अगर तुम इन्फ्लुएंसर हो, अगर तुम्हारा 5000 से ज्यादा भी है फॉलोअर्स, तो तुम सब काम कर रहे हो, सब कर रहे हो. सब में हाँ, अभी वही हो मतलब गया कि हाँ, और इन्फ्लुएंसर बन भी अतरंगी तरीकों से रहे हैं लोग. राइट. ओके, तो मुझे एक चीज़ छोटी सी आपसे शेयर करनी है कि मैं ना जब जॉब पे जाती थी ना, तो मेरा जॉब अंधेरी में ही था. तो मुझे ना टाइम नहीं मिलता था कि मैं 10 से पहले घर ही नहीं पहुंच पाती थी. और 10 बजे आता था आपका शो अनुपमा, ठीक है. तो उसके लिए मैंने स्पेसिफिक, मतलब अनुपमा सीरियल के लिए हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया था कि मैं नेक्स्ट डे जब ऑफिस के लिए निकलूँ तो मॉर्निंग 7 o'clock ट्रेन में देखती हुई आओ. ओह क्योंकि वाह. उन लोग नेक्स्ट डे रिलीज करते थे वो, वाह. और 7 बजे रिलीज होता था वो हाँ, हॉटस्टार करेक्ट पे. करेक्ट यस. करेक्ट. तो उसके लिए मैंने खरीदा था. तो मतलब वो सीरियल है ना, काफ़ी अच्छा लगता था हमें कि आपका जो कैरेक्टर था उसमें सब कुछ, मतलब बीच वाला फेजेस वाइज जैसे उसको डिवाइड किया था, काफ़ी मस्त था. तो मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे कि सुधांशु जी और वनराज शाह में सिमिलैरिटीज़ क्या है? बहुत अच्छा सवाल है. क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मैंने वनराज शाह प्ले करना क्यों डिसाइड किया था. One of the biggest reasons was that he was the most human character, right? He was not a villain, he was not a bad guy. बट वो टिपिकल हीरो वाले कॉन्सेप्ट में फिट नहीं होता था. और हर इंसान अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, अलग अलग माहौल में, अलग अलग फेजेस में अलग तरह से रिएक्ट करता है, करेक्ट? तो वनराज एक ऐसा कैरेक्टर था जिसकी तासीर थोड़ी गर्म थी, you know, but he was a very good man if you really honestly look at his character, because he one Family. loved his family. Family. He could die for his family. He respected his parents that he could kill for them, right? And his only maqsad was to take care of everyone, right? ये उसका कोर था, right? Now he was married. He loved his wife, but he was not in love with her, right? Right. There's a difference. Yeah. There are some people you love, but you're not in love. A lot of times you don't even realize that you're not in love with the person. You could love the person. You could maybe die for that person. But being in love with someone is a very different state of mind or state of existence, right? Being in love with someone would mean a world of change within you, with the way you feel, with the way you think, with the way you look at yourself, or with the way you look at everybody else, or with the way you would start looking at things, or looking at everybody, It could bring immense amount of happiness within you, and you may change as a person. So there is a difference, and he was in love with the other character, Kavya. So he was stuck in that turmoil, and because he was stuck in that turmoil throughout, he started making mistakes. He started, his behavior started changing, and he would do things that were wrong at that point in time. And if you really look at his backstory, which was in Namaste America, the OTT series that we made Yes. of Anupama and Vanraj. So that was the story of Vanraj and Anupama 17 years ago, right? Yes. When the kids were very small and all of that. Yeah. तो उसमें वनराज का पूरी बैक स्टोरी दिखाई थी, जिसमें वनराज वाज इन द कॉलेज एंड ही वाज डीपली इन लव विद समवन. There was this girl who he loved to death, and that girl wanted to marry
you know, and he wanted to marry her and get a job so that he could marry her and all that. And because he hadn't got a job, and she got an offer from somebody else through the family with some rich guy in US, she dumps him and she goes. So that thing broke Vanraj Shah so much that he comes back and he tells his father कि बापू जी आप जिससे बोलेंगे मैं शादी कर लूँगा, आप डिसाइड कीजिए. So he gave that choice to his father because for him that chapter was closed. कि जो जिसको मैं प्यार करता था या प्यार किया जिसको, वो तो खत्म हो गया, चैप्टर ओवर हो गया. और शादी तो करनी है क्योंकि बापू जी के लिए करनी है और इन सब के लिए. तो उसने बापू जी ने जिससे शादी करवाई उन्होंने कर ली. Now over a period of time when you start living with someone, obviously you tend to, you know, एक affection, एक attachment होता ही है. But he realized that he was never in love with her. Right. Because when he meets Kavya, somewhere they fall in love with each other and he realizes that, oh my God, I'm in love again, you know. So he realized that this is actually the love and he couldn't leave that and he couldn't leave this. So he was stuck. And this happens to a lot of people Right. in life. A lot of stories like this are going, you know, around us all the time. Which is why I think I loved playing that character because there's so much to do. And it was not author backed. Because मैं राइटर लिखता भी तो क्या लिखता कि क्या करेगा, कैसा सोचेगा. अनुपमा's character was always author backed because उसमें डिफाइंड था कि भाई उसको वैसे ही रख. मतलब सुपर से ऊपर ही दिखाना है हमेशा. तो उसको करना ही वही था, हर चीज में परफेक्ट. वनराज के पास ये फ्रीडम नहीं थी. But as a character, it was a free playground for me. So I tried to create so much, interesting nuances in his behavior. तो मैंने थ्रू आउट वो रखने की कोशिश की. फिर जब लीप हुआ उसमें तो एक और मैंने उसमें मूछ निकाल के फिर आई मेड द कैरेक्टर अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग वेयर ही वुड ब्रेक इनटू अ सॉन्ग, ही वुड बी मोर स्माइलिंग. That was after the son dies and they Yes. take a leap, right? The younger son dies. समर. तो मुझे उस टाइम लगा था कि मैंने इनसे प्रोड्यूसर से क्रिएटिव लोगों से बात की थी and then they spoke to the channel. I told them I want to change this character a little bit because किसी की भी जिंदगी में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो आदमी को हमेशा अंदर से हमेशा के लिए ऑल्टर कर देगा. कोई ना कोई स्विच तो या तो ऑफ कर देगा या ऑन कर देगा हमेशा के लिए. तो इंसान की फितरत थोड़ी सी बदल जाएगी, थोड़ा चेंज हो जाएगा, आदमी नॉर्मल नहीं रहेगा. तो मैंने कहा इसको मुझे थोड़ा सा अलग करना है. तो फ्रॉम वनराज शाह विद मूछों अपटाइट लाइक दिस ऑल द टाइम से आई स्विच्ड हिम टू a little more, smiley and, and he would break into a song and, he would laugh suddenly. वो और ज़्यादा एजी हो गए तो लोग और डरने लगे थे उससे. Right. उनको लगता था कि यार ये पागल ही हो गया, अब कुछ भी कभी भी कर सकता है. Yes. So people started loving it. I made it very, very different from what it was and people started loving it so much कि कुछ टाइम के बाद राइटर्स ने भी वैसे लिखना शुरू कर दिया उसको. Right. And I did it till I felt exhausted कि यार अब कितना ये प्ले करेंगे. राइट. मुझे लगता है कि वो एक टाइम भी होना चाहिए जब पता हो तुम्हें कि तुम्हें कब वहां से निकलना है. मतलब इट्स इम्पोर्टेंट. आई फील. Absolutely. And the time had come. यस. तो अभी आते हैं ट्रेटर्स पे. ओके. तो आई टेल यू ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा अभी जैसे हमने अनुपमा की बात की, आपने जो भी उसमें रोल प्ले किया था बहुत मस्त किया था. इतना अच्छा कि हम लोग को बिलीव होने लगा कि यार शायद इनका बिहेवियर ऐसा है, ऐसा फील होने लगा. तो मेरा ऐसा था कि ओ शिट, आप पॉडकास्ट पे आ रहे हो यार. मैंने ट्रेटर जस्ट देखना स्टार्ट किया था, तब हमारी कोई बात ही नहीं हुई थी. ठीक है. तो मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा, मुझे लगा कि करण जौहर है, ड्रामा होगा काफ़ी. मतलब ऐसा ही था क्योंकि करण जौहर का मैं कॉफ़ी विद करण भी देखती हूँ, मतलब सब कुछ तो वो हो गया. फिर फर्स्ट एपिसोड था, महल था, सब था. मेरे को पता नहीं था कि मैं ये एंड तक देखूंगी कि नहीं ये वाला मतलब रियलिटी शो. तो मैंने बोला ठीक है. तो फिर मैंने बोला कि तब हमारी बात हुई, मैंने बोला ओ वाओ ये भी है, देखना है अभी तो पूरा प्रॉपर. तो मैं देख रही थी और फिर इतना इंटरेस्टिंग बन गया ना वो चीज़. तो मुझे खाली एक ही चीज़ आपसे पूछना है कि वाई नॉट, मतलब बिग बॉस क्यों नहीं और ये क्यों?
बिग बॉस इतना बड़ा रियलिटी शो है कि मैं सबका आपसे एक सवाल ड्रीम पूछूं होता है. एक? यस. I think I should direct this question towards you. ओके. After having seen me and spoken to me, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि मेरे जैसा आदमी कभी बिग बॉस में जा सकता है? नहीं, मुझे तो ट्रेटर में भी नहीं लगे. मतलब मैं वो There you go. See, you answered my question. यस. So I've had Big Boss offered to me for years. सालों से मेरे पास ऑफर आ रहा है. But I don't belong to that space. I think I'm way above all that. You know, way above all that. I can't relate to anything like that, unfortunately. मुझे नेगेटिविटी से बिल्कुल मतलब आई डोंट वांट टू बी अराउंड एनीथिंग और एनीबडी नेगेटिव, यू नो. तो वो स्पेस मेरा है ही नहीं. ट्रेटर्स का क्या था कि ट्रेटर्स जब मेरे पास आया ऑफर तो मेरा उनसे पहला सवाल यही था. मैंने कहा कि इफ़ इट्स एनीवेयर रिमोटली क्लोज टू बिग बॉस, consider this a no right away. So BBC had approached me, but when they said that no, you know, this is a very niche show. We want very niche people in the show, and which is why we are approaching you, because we really want you to be a part of this show. And I had told them certain names कि इस तरह के लोग तो नहीं होंगे, and they said, be rest assured. ओके. Till I reached the palace. और वहाँ मैंने उनमें से एक इंसान देखा तो मेरी हवाइयाँ उड़ गई थी. मैंने कहा बाप रे यार, ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ. पर ओखली में सर दिया तो मूसल से तो डर नहीं सकते. मैंने कहा अब तो यहाँ पहुँच गए, अब तो निकल भी नहीं सकते. तो लेट्स टेक अ चिल पिल, एंजॉय. बट कंसेप्ट काफी अच्छा लगा ट्रेटर का. मतलब वी It was. ऑल प्ले माफिया. कभी भी हम कहीं गए तो वो माफिया जैसा ही है ट्रेटर. अच्छा, मुझे तो पता नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होती है. ओ. हाँ, क्योंकि मैं लूडो और सांप सीढ़ी खेल के बड़ा हूँ. ये माफिया और आजकल काफी ऐसा है कि मैं जब मेरे फर्स्ट सोलो ट्रिप पे गई थी तो वो ट्रिप पे मुझे जो लोग मिले, सॉरी हिला, वो ट्रिप पे जो लोग मुझे मिले थे ना, उन्होंने मुझे सिखाया था वो गेम. तो जो माफिया. भी मैंने गेम सीखा है ना अभी तक, मैंने हर एक ट्रिप से अलग अलग गेम सीखा है, क्योंकि काफी अलग अलग जगह से लोग मैंने तो आते हैं. नाम ही नहीं सुना था माफिया का. ओ, तो ये गेम जो ट्रेटर है वो माफिया गेम से ये मुझे अब पता खेल चल सा- चुका है. हाँ, हाँ. कुछ लोगों ने मुझे बता दिया कि ऐसा ऐसा है. मुझे तो पता नहीं था. हम लोग कभी कहाँ माफिया यार, हम लोग यूपी में पैदा पले बड़े लोग हैं. हम लोग बहुत ज़्यादा जब एडवांस हो गए थे तब जाके तो लूडो सांप सीढ़ी खेला. उससे वहाँ पहले तो ताश भी नहीं खेल सकते. नहीं, उससे पहले तो सड़क पे वो सपोलियो करके गेम आता था. हाँ, गिट्टियाँ ऐसे, वो मारने का साथ साथ हाँ, रखते थे वो. चेपते थे बॉल पीछे हाँ, के, हाँ, जब हाँ. तक वो आदमी गिट्टियाँ रख रहा हो. मुंबई में उसे लगोरी कहते हैं. लगोरी. हाँ. अच्छा, और हम लोग उसे- सपोलियो बोलते थे. हाँ. तो हम तो ऐसे गेम खेले हैं बहुत खतरनाक वाले. इसके ऊपर कोई गेम शो बनाए तो अलग है. हाँ ना. किसी के नेम नहीं लगेंगे मुझे लगता है. तो मुझे यही था कि मैंने जब अलग अलग कैरेक्टर्स देखे, मैंने बोला कि यार मतलब इतने अलग 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 लोग जिनका बोलते हैं ना कि माइंडसेट अलग है, काफ़ी बहुत अलग अलग थे. जैसे आशीष जी थे, आप थे, मतलब अलग ही ये अपूर्वा थे, पूरव झा थे, मतलब सब अलग 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 लोग थे. तो कैसे होगा करके एक वहाँ पर ऐसा आ गया था, देखना है कैसे ये कैसे मैनेज करते एक दूसरे का बिहेवियरल, मतलब क्योंकि इतना टाइम 10 दिन शायद साथ में थे, राइट? या 11 दिन. 11 दिन. तो वही तो वो कैसे था. तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था ट्रेटर का? Brilliant. I can tell you very confidently that I had a great time shooting for it. It was a beautiful place, a brilliant game, obviously, and वो जो टास्क वास्क हम लोग जाते थे करने के लिए, वो भी बहुत बढ़िया मज़ा आता था. गाड़ी में बैठते थे, बातचीत करते थे, हंसी मजाक होता था. Had a great time. They were serving very good food. मेन्यू बहुत अच्छा था. और पूरा दिन वहाँ पे चिली तो करना था. और करना क्या था, मैं ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं वहाँ पे. एज यू मस्ट हैव सीन इन द शो, मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया वहाँ. बट मुझे भी एक टाइम पे, मतलब हमें तो पता था ऑफ कोर्स स्टार्ट से कि ट्रेटर कौन है. बट ऐसा वो तो ऑडियंस को तो पता चल गया. बट मुझे भी स्टार्ट में ऐसा था कि अगर मैं इनोसेंट होती तो मेरा डाउट आप पे ही जाता, क्योंकि आप एकदम शांति से सारा गेम ऑब्जर्व कर रहे हो. ऐसा था मेरा थोड़ा. बट मेरे ऊपर डाउट गया नहीं गया लोगों ही का. नहीं किसी का भी. बहुत रेयरली किसी का डाउट गया मेरा. और मुझे एंड भी नहीं पसंद आई, लेकिन जो फिर में एग्जिट हुआ है कि वो मतलब वही हो गया ना, माइंड गेम था उर्फी का कि उसने सुन लिया था पहले ही
कि क्या कौन है ट्रेटर। उन्हें 4 जन में से पहले से ही पता था कि 2 जन ट्रेटर है। मतलब सुपर पावर है उर्फी के पास कि उसको बाहर से इतनी दूर से सुनाई दे गया कि वो अंदर से बात कर रहे हैं कि वो ट्रेटर्स हैं। तो मतलब इज इट ट्रू या फिर नहीं, जो मुझे मतलब आई रियलिटी एम शो श्योर इट इज होता है। ट्रू, बट उसके कान मुझे लग रहा है कुछ अलग ही लेवल के होंगे जो उसको सुनाई दे गया होगा कि बिकॉज वो तो ऐसा रूम ऐसा था कि वो साउंड प्रूफ था। ओ तो उसने सुना मतलब क्या ये तो कान अंदर ही छोड़ के आ गई थी ऐसा लग रहा था। कैसे सुनाई दे गया मुझे समझ में नहीं आया। इट्स वेरी डिफिकल्ट बट वेल आई मीन वट एवर जो भी game, जीतता है आई एम श्योर है। दे ऑलवेज डिजर्व टू विन विच इज़ वाई दे विन। मतलब मुझे लगता है कि अगर उन्होंने डायरेक्ट बता दिया होता तो फिर गेम और अलग हो जाता। मतलब ऐसा 4 इनोसेंट जीत जाते, 3 इनोसेंट हाँ मतलब मतलब वैसा था। टेक्निकली तो मुझे भी जीतना चाहिए था हाँ, बिकॉज आई वही वॉज तो। ऑल्सो इनोसेंट, यस बट उनको लगा कि 3 लोगों में अमाउंट बांटना थोड़ा एग्जैक्टली, मुझे लगा वही कम वो हो जाए। माइंड गेम। उसको लगा होगा उर्फी को कि यार माल कम हो जाएगा, इसको निकालते हैं पहले तो अपन आपस में बांट लेंगे। बट आई मीन आई स्टिल फील दैट यू नो आई वॉज in the finale in the last Yes, yes, 4 बहुत and बड़ी बात you है। know it is for me that is my win, yeah, because I played a clean game. यस It's not in me to be in a gang and you know गुटबाजी और ज्यादा सब करा रहे उसको देख ये सब तो मैं कर नहीं सकता हूँ you know. तो मैं एक ही चीज खाली, मतलब आप आने से पहले हम भी यही कर रहे थे डिस्कस, क्योंकि ट्रेटर मतलब बहुत अभी चल रहा है, तो वही है कि उस पे ही हम लोग भी बात कर रहे थे। तो हम लोग का वही था कि ना आपको मैंने पूरे स्टार्ट मतलब फर्स्ट एपिसोड से एंड तक किसी से भी उल्टा बात करते हुए देखा ही नहीं है, ना किसी को आपने उल्टा बोला है कुछ चीज, ना मैं कुछ बिकॉज भी मैं वैसा। रियल लाइफ में भी वैसे ही हूँ, मतलब वही 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 मेरा था रियल सेल्फ reality दिखाई दे गया show, उसमें yes. कि मैं कैसा हूँ लोगों को पता चल गया अभी। Yes. तो बस वही है, बट लाइक आई सेड कि वो सब देखने के एपिसोड्स देखने के बाद ऑब्वियसली आई स्पोक आउट अबाउट अ फ्यू थिंग्स, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट, बट आई कॉल्ड आउट कपल ऑफ देम जो जिन्होंने गलत बात बोली थी। तो मुझे वो एपिसोड्स देखने के बाद पता चला वहाँ पे मतलब तो पता वीडी नहीं। में आई थिंक जो शूट होता है वो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। वो तो वीडियो डायरीज तो अलग है, हाँ, हाँ। बट जब एपिसोड्स देखे मैंने तब मुझे समझ में आया कि उनमें से 2 लोगों को मैंने कॉल आउट किया था, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, ओके। बट मेरा एक इंस्टा लाइव किया था मैंने जिसमें मैंने ये चीज़ें कॉल आउट की थी। और उस दिन मैं थोड़ा से गुस्से में था देखने के बाद, तो मैंने वो चीज़ें कॉल आउट की थी बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि जिस चीज़ का मुझे डर था बेसिकली एसेंशली कि मुझे बिग बॉस जैसे स्पेस में नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ज़बान बहुत ज़रूरी है कि आपकी यू नो, एक तो क्या है ना, ये आजकल लोगों को लगता है कि गाली देना बहुत इट्स अ कूल थिंग, इट इज़ नॉट अ कूल थिंग। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं कर सकते ना, बोलना चाहिए आपको, बिकॉज देन यू आर influencing and impacting people's mind, and there are a lot of those vulnerable minds that you may influence because of your behavior. तो और मैं यूपी में पैदा पला रहा हूँ, हम लोग गाली इजाद करते थे यू नो, तो मतलब ये जो आजकल के सो कॉल्ड गाली गलौज वाले जो जेन जी टाइप्स लोग हैं, ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या होता है असली माल अगर तो यूपी बिहार, यू आर फ्रॉम बिहार Yes, ना? I'm from हाँ, बिहार। तो आप बता देना कभी इन लोगों की भाई बिहार जाओ थोड़ा घूम के आओ, कुछ बिहार दिन से तो होके गुजारिए भी मैं बिहार गाली में। नहीं देती हूँ तो मुझे नहीं पता। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है, तो ये उस चीज़ को पब्लिक में पब्लिक प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करना या सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल करना मुझे लगता गलत है। इट इज़ अ रॉन्ग मैसेज टू द सोसाइटी, आई फील वेरी वेरी रॉन्ग, बिकॉज if you are up there and you are in front of the camera, you must realize that you have to be very responsible, है ना? अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आप क्या चीज़ वहाँ कैमरे पे दिखाने वाले हैं या पोर्ट्रे करने वाले हैं, तो फिर आपके उस ओहदे का क्या फ़ायदा है कि आप लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ या अच्छी चीज़ ना सिखा पाएँ या ना कन्वे कर पाएँ, तो फिर क्या फ़ायदा आपके उस पोजीशन में होने का? मुझे लगता है कि एवरी पर्सन हु इज़ देयर, the so-called celebrity status that people get, I think they should all be very very responsible, because it's a very responsible position to be in.
because you're going to influence a lot of young minds. अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेटर की एक गुड थिंग और एक बैड थिंग, तो आप क्या बताओगे The show, शो की पूरी, जो आपने एक्सपीरियंस की हो? I think the good thing was the part of shooting it. And bad thing, not really anything. But from my perspective, whatever I saw in one of those episodes where I felt a little bad about a few things, जो मैंने बाद में clear भी कर दिया था. That is all. Otherwise, it was a brilliant experience shooting for the show, and it was an incredible journey. I think it's an experience, basically. और एक चीज़ मुझे पूछनी कि मैंने देखा कि जो भी बड़े लोग थे, जैसे आप हो गए, आशीष जी हो गए, सब लोग काफ़ी रिस्पेक्टफुली जो और सब थे सबसे काफ़ी बात कर रहे थे, रिटर्न में वो चीज़ क्यों नहीं? वैसा खाली मुझे पूछना है। तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम लगी कि उसी चीज़ की प्रॉब्लम हुई थी मुझे एक्चुअली, जो मैंने एपिसोड देखने के बाद रियलाइज़ किया। मेरे साथ वहाँ पे सामने तो खैर नोबडी रियली डिड एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज आई थिंक मेरी बाउंड्री ऐसी क्रिएट हो जाती है ऑलवेज। आई मीन आई थिंक माई कॉन्डक्ट इज सच कि कोई ऐसे किसी हिम्मत भी नहीं पड़ती है कि आके कुछ उल्टा सीधा करे। तो वहाँ पे ऐसा उस टाइम तो मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ, बट हाँ, द लैंग्वेज दैट सम पीपल यूज्ड लेटर आई सॉ ऑब्वियसली। और वहाँ पे कभी कभार जो सर्कल ऑफ शक में होता था, उसमें लोग बहुत अग्रेसिव होते थे। कई बार तो मैं बोलता था शांत होने के लिए। कई ऐसे टास्क भी होते थे जहाँ मैं बोलता था यार शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बहुत लोगों को चिल्लाने का बहुत ज़्यादा शौक है, बात बात पे एकदम ड्रॉप द हेड, getting more agitated, aggressive, and starting to curse each other and accuse each other. बहुत जल्दी करते हैं वो लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो I think it is sometimes it is mostly deliberate because I feel that they are so in tune with the requirement of so-called reality shows and that space कि उनको लगता है कि this is what is going to get TRP and this is what is going to be talked about and everything. तो उनको ये गलतफहमी है और वो उसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि शायद रियलिटी शो का नाम जो खराब है वो ये सब चीज़ की वजह से ही है। आई डोंट नो, मतलब एज अ थर्ड पर्सन आई एम टेलिंग यू। Absolutely, 100%. है ना? 100%. It is because the nature of the reality shows, कि उसमें सिर्फ यही गाली गलौज, abusing each other and sometimes getting physical and all of that, तो वही सब चीज़ें होती हैं उसमें। And they are being called reality TV stars. तो imagine a large chunk of the younger generation is also thinking that this is okay, or it is okay to be like this, or it is okay to abuse, it is okay to get physical with somebody, in terms of fighting and everything. तो ये जो legitimize हो रही हैं चीज़ें, मुझे इससे बहुत घबराहट होती है कि सबको यही लगने लगा है अब, कि this is, it's okay to be like this because this is making you popular, this is making you a big star. तो बड़ा दुख होता है। मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे ही इतने साल से मेहनत करते चले आ रहे हैं, हमको भी यही करना चाहिए। 2-4 गालियाँ देते और फेमस हो जाते हैं, फिर आर्ट का क्या लेना देना है। एग्जैक्टली। तो जब आप ट्रेटर में गए थे तभी आपको ऐसा था कि आप ट्रेटर बने? मैं एक्चुअली सोच के यही गया था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ट्रेटर चुना जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। पर मैं इतना जानता हूँ, अगर मैं ट्रेटर बना होता तो मैं 100% वो गेम जीत जाता। 100%। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट दैट। क्योंकि पूरे इसमें आप पे डाउट गया ही नहीं था वैसे भी, तो शायद मुझे भी लग रहा है और कि अगर मैं ट्रेटर होता तो भी मैं वैसे ही रहता, बिकॉज आई एम अ गुड एक्टर। Yes. आई वुड हैव स्टेड वेरी काम। बट मुझे ऐसा लगता है, जोक्स अपार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे ट्रेटर चुना गया होता तो मैं गेम डेफिनेटली जीतता है। 100% ट्रेटर जीत जाते गेम, ये तो कन्फर्म्ड है। इनोसेंट्स नहीं जीतते। नाइस। तो अगर आप ट्रेटर होते तो आप अभी जो 3 ट्रेटर्स थे स्टार्ट में, राज जी, पूरब एंड एलनाज, हर्ष बाद में थे, तो ये 3, तो आप किन की तरह गेम खेलते या फिर क्या अलग होता उनसे? आप कैसे खेलते? किसी की तरह स्ट्रैटेजी गेम क्या नहीं होती खेलते। आपकी? इन लोगों में से किसी की तरह नहीं, राज की तरह तो बिल्कुल नहीं।
तो पॉजिटिव में चले गए। उसने वो बेचारा अपना भाई है वो बेचारा, लेकिन वो भी उसने इतनी खतरनाक ओवर एक्टिंग कर दी है पहले एपिसोड में। वो खुशी दिख रही थी कि हाँ खुश है मतलब बहुत उसको वो इतना ज़्यादा उसने ओवर एक्टिंग कर दी कि पकड़ा गया, यू नो। एलनाज ने इतना ज़्यादा अंडर एक्टिंग कर दी कि वो Right. पकड़ी गई। थोड़ा लेट पकड़ी गई, वो बात अलग है। वो बात हाँ ऐसा करती थी तो लोगों को थोड़े 3-4 एपिसोड के बाद लगा यार ये कुछ ज़्यादा ही है कर रही है, इसको कुछ लगता है ये जानबूझ के कर रही है, तो वो पकड़ी गई। जो एकदम नॉर्मल था, न्यूट्रल, पूरब झा, पूरब। ही वॉज ब्रिलियंट। आई थिंक ही शुड हैव वन द शो, Yes. ही शुड हैव। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर मैं ट्रेटर होता तो पूरा और मैं ये शो जीत जाते, कंफर्म्ड। Yes. बहुत बढ़िया खेला उसने, बहुत बढ़िया। ओके, तो आप लोग को जेनजी के बारे में क्या लगता है? मतलब आप क्या एक चीज मिस करते हो आपके बचपन की और अभी के जनरेशन की? क्या मिसिंग है? सब कुछ, सब कुछ मिसिंग है। हमारे बचपन में बहुत ज़्यादा प्योरिटी थी, आई थिंक सब तरह की प्योरिटी थी। खेल कूद में, बातचीत में, सोच में, विचारों में, खाने पीने में। बॉम्बे की लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो आजकल के बच्चे बहुत डेढ़ शाणे हो गए हैं, बहुत डेढ़ शाणे हो गए। दे बिकम वे टू स्मार्ट। वो इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो गया ना, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग एल्स, द इंटरनेट एक्सपोजर, आई थिंक बचपन खो गया है बच्चों का, बिल्कुल खो चुका है। वो बचपन है ही नहीं जो हम लोग, मतलब हम लोग जब बच्चे थे तो बचपन था हम में, बचपना भी था। हम लोग जो बचपने वाली हरकत होती है, शैतानियाँ होती हैं, वो था हमारे में। आजकल किसी बच्चे के ऊपर भी आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है यार ये कहीं गड़बड़ ना कर दे, ये नो होता है। आजकल के बच्चों में वो चीज़ है ही नहीं, द इनोसेंस, द प्योरिटी इज़ मिसिंग। और बहुत जल्दी चली जाती है वो, बहुत जल्दी। बिकॉज अब वो ज़माना आ गया कि पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को खिलाने के लिए भी हाथ में 3-3 साल के बच्चों को मोबाइल दे देते हैं ताकि वो उसमें कुछ करता रहे और वो उसको फीड करते रहें। तो मतलब imagine what they're doing to their kids, and they're not even realizing what they're doing to this generation, which I think is it's a curse on the society, I think. तो आपको लगता है कि ये कंट्रोल कर सकते हैं हम कहीं ना Of कहीं? course कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि अभी इंटरनेट इतना ज़्यादा ये हो गया है, सब लोग बच्चे से बच्चे लोग सोशल मीडिया पे है, हर सब आदमी के है। पास 2 चॉइस होती है ना। आपके सामने आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया, किसी ने आपको गाली दी, आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आप उसको आप उसने जो आपको इंसल्ट करने की कोशिश की, आप उस इंसल्ट को लीजिए, है ना, और भूल जाइए। या आप उस इंसल्ट को लीजिए, बुरा महसूस कीजिए और सामने वाले को या तो गाली दीजिए या थप्पड़ मार दीजिए। दोनों चॉइस हैं आपके पास। आप क्या करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। Yes. तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं। आप बच्चे के साथ थोड़ा सा पेशेंटली टाइम स्पेंड कीजिए, उसको थोड़ा प्यार दीजिए और उसको प्यार से खाना खिलाइए ताकि उसको खाना आप ऑर्गेनिकली खिला सकें। या फिर आप शॉर्टकट चाहते हैं कि नहीं नहीं यार मेरा टाइम हो रहा है, मुझे निकलना भी है, इसको कैसे खिलाएं, जल्दी खिलाना है। फ़ोन दे दिया हाथ में, बच्चा उधर लग गया और उसको खिलाते जा रहे हैं। बच्चे को पता ही नहीं कि उसके मुंह में क्या जा रहा है। हाँ, You know? हमें तो पहले वो चाचा का, मामा का, वो हाँ वो भी हाँ, जो बहुत सारे, खिलाती थी हाँ, कि ये जो हर किसी के निवाला नाम से है खिलाते, वो हाँ इनका है, ये खा लो, वो हाँ, खा हर लो। किसी के नाम से खिलाते थे, तो करेक्ट। वो तो आजकल नहीं दिखता नहीं है है, तो वैसा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ वेरी सैड सिनेरियो, आई थिंक। एंड यू ऑल पेरेंट्स हैव अ चॉइस। इट्स नॉट लाइक इफ दे रियली थिंक दैट अ चाइल्ड्स फ्यूचर एंड देयर चाइल्ड इज important to them, I think they can spend a little more time and bring them up in the way that they should be brought up. ओके, मुझे पूछना है कि एज अ फादर, 2 बेटे हैं। 2 बेटे, ओके, 2 बेटे, तो वो अगर सेम चीज़ आके आपको बोल रहे कि ऐसा ऐसा हुआ, तो आप उनको क्या एक एडवाइस से समझाओगे, कैसे समझाओगे कि ये चीज़ गलत है अगर ऐसा तो? देखिए मुझे लगता है समझाने की ज़रूरत तो बहुत कम पड़ती है। अगर आप बच्चों को ना
बचपन से एक अच्छा एटमॉस्फेयर दें, एक अच्छा माहौल दें, तो बच्चों की अच्छी परवरिश होती है। परवरिश हाथ से पकड़ के या समझा समझा के नहीं होती, परवरिश माहौल में होती है। ऑब्जर्वेशन। आप उनको ऐसा माहौल दीजिए कि उनकी अच्छी परवरिश हो। तो मेरे my boys both by God's grace are very sorted, very sorted. They are far from anything. They are far from Instagram also. ओह वाओ। हाँ, दोनों के दोनों. They're far from Instagram and so-called social media types. I mean, they like to watch things, but they watch different stuff. You know, very different, very informative and ओके। हाँ, एक या तो बहुत सारे हॉलीवुड की बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है या मतलब दे आर इनटू फिल्म्स ओनली? नो, वन ऑफ देम वांट्स टू बी एंड देन ही स्टडीज अ लॉट अबाउट हॉलीवुड और ये और वो तमाम चीज़ें देखता है, डॉक्यूमेंट्रीज देखता है। दूसरा वांट्स टू बी अ शेफ व्हेन ही Oh, wow. you know, so he looks up a lot of recipes on YouTube and everything. ओह वाओ। So they are in a different space. So and I think it's not like हमने कुछ deliberately कोई वो किया कि भाई ऐसे ही करना, यही सही है, यही करना चाहिए तुमको. It is the atmosphere that they grew up in. राइट। It's how they observed me and the mother or people around, maybe grandparents or whatever. तो वो जो आपके आसपास की जो चीज़ें होती है उसमें जब आप तो वैसे ही आप बड़े होते हैं. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? इफ अ चाइल्ड ग्रोज अप इन अ हैप्पी फैमिली ही विल बी हैप्पी. इफ अ चाइल्ड ग्रोज अप इन अ सैड एटमॉस्फेयर ही विल बी सैड, बिकॉज चिल्ड्रन आर वल्नरेबल. यू नो, जब राइट। तो वो उस टाइम पे अगर इफ दे गेट अ गुड एटमॉस्फेयर दे विल ग्रो अप टू बी सेम. राइट। आपका ऐसा होता है कभी, क्योंकि मेरे डैड का ऐसा था कि माय डैड इज़ अ बिजनेसमैन, तो उनका ऐसा था कि मैं बिजनेस नहीं करूं क्योंकि बिजनेस में बहुत स्ट्रगल है जो उन्होंने किया था, तो उनको लगता है कि मैं बिजनेस नहीं करूं जो मतलब मैंने किया। ठीक है। तो आपका कभी ऐसा था कि फिल्म इंडस्ट्री में मत कर तू कुछ करके, बहुत स्ट्रगल है कुछ ऐसा, या फिर तुझे जो करना है तो कर वैसा? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली. मैंने कभी भी लाइफ में तो ये भी नहीं बोला कि तुमको पढ़ना चाहिए और इतने ही नंबर चाहिए या ये करना है वो करना, कभी नहीं किया मैंने. ओह वाओ। बिकॉज आई फील दैट कोई भी चीज़ बच्चों के ऊपर थोपना कभी भी अच्छा नहीं रहता. आई फील दैट दे शुड यू शुड जस्ट give them enough support so that their brain functions correctly, and when they have a reasonable mind, then they will definitely think in the right direction and they will know exactly what they want to do. You know, rational, practical, ये सब चीज़ें वो अपने आप ही डिसाइड करेंगे. तो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो उनका डिसीजन है, एंड आई never disputed that at all. And I would always support them in whatever they want to do, because if they've chosen it, that means they want to do that. Right. And if they want to do that, that means that will give them happiness, right? Ultimately, that's what matters. They should be happy in whatever they do. That's how they can perform, right? राइट। तो अभी मुझे आपसे पूछना है कि आपको पहली बार प्यार हुआ है वो कैसे पता चला? आई एम सो सॉरी, आई नो दिस इज वेरी रैंडम, बट आई वांट टू नो। Uh, नहीं, I got married very young. I was 22 when I got married. ओह। तो उस वक्त जो प्यार की सो कॉल्ड डेफिनेशंस हैं, ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था हमने, बस सोच लिया कर लेते हैं शादी. मतलब अरेंज मैरिज किया आपने? नहीं नहीं, लव लव मैरिज थी. अच्छा अच्छा। तभी तो अरेंज कौन करता 22 साल में? अरेंज करने के लिए बोलता भी उस उम्र में माँ बाप को तो जूते चप्पल मार के भगाते हैं. कहाँ बोलते है साले ऐसे पहले मौका? मूछे तो उगा ले, बोलते मूछे तो उगा ले पहले, बाद में शादी करना. बट तो एंड टुडेज डेट एंड एज 22 इज लाइक वेरी कॉमन, और वो भी फर्स्ट टाइम नहीं,
4 to 5 टाइम्स होंगे। आजकल के जनरेशन का बोल रही हूँ मैं। नहीं नहीं, आजकल की जनरेशन नहीं, बट आई एम सेइंग कि आजकल 22 साल के बच्चे मतलब दे डोंट इवन नो कि क्या, मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। तो एट द एज ऑफ 22 गेटिंग मैरिड, इमेजिन। सो इट वाज जस्ट यू नो व्हेन थिंग्स हैव टू हैपन दे हैपन, दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। या कि वो जो जब होना था तब हो गया। हो सकता है नहीं अगर होता सपोज, और मैं बड़ा हो जाता, 35 साल का हो जाता या 40 साल का हो जाता, और फिर सोचता कि हाँ चलो अब कर लेनी चाहिए। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे थिंक अबाउट गेटिंग मैरिड इन देयर 40s और मिड 40s, यू नो, तब भी अनश्योर होते हैं कि यार करनी चाहिए कि नहीं, अभी ये थोड़ा सा और मजे कर लेते हैं लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी जैसे जैसे ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना उम्र में, उतना ज़्यादा उसका माइंड जो है वो एनालिटिकल हो जाता है। ओके, तो क्या होता है कि जब आप किसी के साथ, इफ यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद समबडी, योर माइंड स्टार्ट्स टू एनालाइज द पर्सन अ लॉट, राइट? आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हो, बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचते हो, बहुत सारी चीज़ें सोचते हो कि यार कैसे एडजस्ट करूँगा, उसकी ये बात, उसकी वो बात, ये तमाम चीज़ें दिमाग में चलने लगती हैं। तो फिर क्या होता है कि डिसीजन नहीं ले पाता आदमी, बिकॉज पीपल फॉरगेट दैट मैरिज इज, और या आई मीन गेटिंग मैरिड इज अबाउट एडजस्टिंग विद another human being altogether, right? Which is why some marriages fall apart, right? So if you have the strength to be able to adjust with another human being in your life because you want to live together, then you do that, right? Two people can never be the same. तो आप ये एक्सपेक्ट ही मत करो कि अरे नहीं यार मामला जम नहीं रहा है। नहीं जम सकता है कभी। So you have to start adjusting to the other person to be able to live with that person, right? तो उस उम्र में 22 साल की उम्र में ये सब दिमाग में नहीं होता है। उस टाइम तो सोचा अरे लग रहा है प्यार हो गया, बस खत्म, स्टोरी ओवर, शादी कर ली, स्टोरी ओवर, खत्म। उसके बाद सोचा ही नहीं कुछ। 22 साल में फिर आपके पेरेंट्स भी मान गए? नहीं माने थे वो, बट दे हैड नो चॉइस। ओके। क्योंकि मैं आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग 19 से 22, 3 साल काम कर चुका था मैं ऑलरेडी। आई वॉज इंडिपेंडेंट दैट टाइम, तो कुछ ज़्यादा चलने नहीं दी माँ बाप की मैंने। नाइस। मुझे लगता है कि शायद वही है कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि तुम एक बार इंडिपेंडेंट हो जाओ, उसके बाद फिर कर लो। व्हाट डू यू थिंक? दैट इज देयर, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स यार। मुझे लगता है कि माँ बाप, मेरे माँ बाप को, बिकॉज वी वर ऑल्सो वेरी क्लोज नेट, तो मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच थी, यू नो, क्योंकि उनके तो बच्चा ही था ना मैं। तो वो एडजस्ट होने में, यू नो, टू सडनली सी योर बेबी गेटिंग मैरिड, वो शायद वो उनको वो उससे रिलेट ही नहीं कर पाए उस थॉट से, यू नो, दैट इज़ वाई दोज थिंग्स हैपन, विच इज़ ओके। आई थिंक जो जब होना था, जैसे होना था, हो गया। मेरे मम्मी पापा की भी लव मैरिज हुई थी बाय द वे। ओह वाह। हाँ, बहुत फिल्मी स्टोरी थी उनकी, बहुत फिल्मी स्टोरी थी। अगर शॉर्ट में आप बताओ तो प्लीज। अरे शॉर्ट, वो तो एक ब्राह्मण आदमी बेचारा, मेरे पिताजी बहुत ही सीधे साधे ब्राह्मण परिवार के आदमी, और मेरी माँ सरदार, तो आप समझ लीजिए। समझ गई। तो अगर मैं आपको आपके बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग, मतलब आपको अगर समझो मैंने टाइम मशीन दे दिया और आपको कहा कि आपके पास्ट लाइफ में जाओ और एक चीज़ चेंज करो या फिर एक चीज़ जियो, तो आप क्या करोगे? एक चीज़ मिस्टेक जो शायद आपको रिग्रेट है कि शायद तभी कर लेता तो फिर आज मतलब वैसा होता, कुछ वैसा। कोई रिग्रेट नहीं लाइफ में। और अगर वापस से मेमोरीज कोई जीने बोलूँ तो आप कौन से मोमेंट में चाहना मेमोरीज चाहोगे? जीने के लिए डेफिनेटली आई विल गो बैक टू नैनीताल। यानी- माय फेवरेट, मेरी आत्मा वहाँ रहती है। मैं पहाड़ों का आदमी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं मैं अभी नैनीताल गया था कुछ समय पहले, 2 महीने पहले, टू गो टू कैंची धाम, नीम करोली बाबा के। नीम करोली। तो मैं गया था, और नैनीताल में वही, नैनीताल एक ऐसी जगह जहाँ मुझे लगता है कि
या तो पिछले जन्म का कोई नाता होगा या कुछ तो है, बट मुझे लगता है कि मेरी आत्मा वहीं रहती है। सो इफ़ आई वॉन्ट टू रीलिव सम मेमोरीज, आई वुड रीलिव दोज टाइम्स। और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, आई वुड रीलिव दोज मोमेंट्स बिकॉज आई रिमेंबर दोज मोमेंट्स वेरी स्ट्रांगली, वेरी वेरी स्ट्रांगली। मम्मी पापा, मैं, मेरा भाई और मेरे कुछ दोस्त, और वहाँ पे जो घूमना फिरना, बैठना, जॉग पे जाना, स्केटिंग के लिए जाना, वो सब चीज़ें, दोज मोमेंट्स आई वुड वांट टू रिलीव फॉर श्योर। यार हम तो वेकेशन पे जाते खाली पहाड़ पे, तो आप तो वहाँ रहते थे, कैसी लाइफ है पहाड़ों की? इट्स अ ड्रीम, इट्स अ ड्रीम। आई डोंट नो, आप नैनीताल गई हैं कभी? नहीं, मुझे आपने अभी नीम करोली का वो हाँ, बोला तो मुझे वहीं जाना है मेन, बहुत टाइम से, 2 साल से, बट अब तक नहीं हो पाया, बट मैं पक्का आ जाएगा जाऊंगी। बुलावा, आ जाएगा सून। यस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नैनीताल जाना चाहिए। नैनीताल इज़ लाइक अ पेंटिंग। It's not a hill station that you've seen anywhere. It is like a painting. It's like a small painting. तो आज जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि आप एक पेंटिंग का हिस्सा बन गए। आपको लगेगा ही नहीं आप कहीं हैं। It's got a different spirit altogether. Nainital is a different world. वाओ। तो मुझे ना आपको नीम करोली के ऊपर भी एक चीज़ पूछना है कि अभी जो लोग इतना जा रहे हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए, पहले कैसा था वो? मतलब जब ज़्यादा पता नहीं था लोगों को वो जगह के बारे में, तब वो मुझे भी नहीं कैसा पता था? था। हाँ। कैन यू इमेजिन? मैं नैनीताल में रहते हुए भी नहीं गया ओ। और मैं यहाँ से गया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की लीला अलग ही होती। आपको स्टोरी भी नहीं पता थी तभी, जब आप नैनीताल में रहते थे नहीं, तभी? नहीं, तब ओह। तक। और मुझे लगता है तो बहुत पहले की बात है ना, जब मैं नैनीताल में रहता था। तो मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में नीम करोली बाबा का ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। उनका जो एग्जिस्टेंस था, अ, भगवान की लीला है ये सब। मुझे लगता है कि जब वो चाहते हैं कि अब लोगों को मेरे बारे में जान लेना चाहिए, तो वो अपने आप ही पहुंच जाते हैं सब जगह, और फिर लोग खींचना शुरू होते हैं उनकी तरफ। पहले जो जगह खाली पड़ी रहती थी, जो लोग नहीं जानते थे, आज वहाँ पे आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। इतना लोग वहाँ जाते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि उनको बजरंगबली का रूप माना जाता है। यस। और आप जाइए, मैं तो ऐसी ऐसी जगह देख के आया हूँ जहाँ पे वो एनर्जी ऐसी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसी ऊर्जा है इतने छोटे से कमरे में। उनकी खाट है, कंबल है, फोल्ड करा हुआ रखा तकिया, वहाँ बैठ जाओ बस उस कमरे में, आपको ऐसा लगेगा आपका जीवन सफल हो गया। इतनी गजब की जगह, ऊर्जा कमाल की है। आई बिलीव इन हनुमान जी वेरी मच। आप कभी गुजरात के कष्टभंजन हनुमान टेम्पल गए हो? कष्टभंजन कभी तो एक बार जाना प्लीज, बिल्कुल जाऊँ। बहुत सुंदर है, मतलब इतनी पॉजिटिविटी है ना गुजरात में है। कष्टभंजन मैंने सुना, बट कहाँ पे है? गुजरात में गुजरात में कहाँ पे? बोटाड करके एक स्टेशन है, आई डोंट नो, मैं तो अच्छा। ट्रेन से गई थी, बट मेरा ऐसा था कि मैं हर साल वहां पर जाऊँ। और मैंने ना फर्स्ट टाइम जो चीज़ मतलब पता नहीं, इतना बिलीव शायद है ना, मुझे इतना है ना कि मैंने ऐसे रैंडमली, मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी कि समझ में नहीं आ रहा था क्या कंटेंट, काफ़ी ट्राई कर लिया, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। मैं गई थी ऐसे ही, और नॉर्मली ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ गई थी वहाँ पर। तो हम गए वहाँ पर और काफ़ी पीसफुली बैठे ऐसे ही, जो भी माइंड था एकदम क्लियर हो गया। और उसके बाद एक फ्रेश स्टार्ट, मतलब होता है ना कि उसके ही नेक्स्ट डे से पूरा बहुत अच्छी जर्नी स्टार्ट हो गई एक यही तो ऐसे। होती है उनकी लीला। तो यही तो मतलब होती है जब वो बहुत सही रहा। आपको बुला लेते हैं, यस। बुला के आशीर्वाद देते हैं, उसके बाद सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। नाइस। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बहुत चीज़ें थी जो क्लियर हो गई, ट्रेटर की गॉसिप करके भी मज़ा आया, क्योंकि आपसे गॉसिप करके, मतलब दूसरों से गॉसिप करके, तो आप तो खुद ट्रेटर में थे, तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। तो ये वाले शो का जो अदिति शो है, उसका एक जो एंड होता है वो हमेशा स्पिल दी टी विथ अदिति से होता है, जहाँ पर मैं आपको रैंडम ऐसा थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? ओके। ओके, स्टार्ट करते हैं। मॉडलिंग या एक्टिंग पहला प्यार? एक्टिंग। स्टेज या सेट? सेट। फेवरेट को स्टार एवर? रजनीकांत। वनराज इन वन वर्ड? ह्यूमन। ट्रेटर या इनोसेंट? रियल लाइफ इनोसेंट।
ओके, ड्रीम रोल आप क्या करना चाहते हो? मतलब एक्टिंग, रोमांस, या फिर मतलब वो फाइटिंग वाला थ्रिलर कुछ? ये रोमांस वोमांस में कुछ मज़ा नहीं है। मज़ा उसमें है जिसमें आप एक ह्यूमन साइड, मतलब ह्यूमन जो नेचर होता है उसका कोई ऐसा पहलू आप एक्सप्लोर करें जो आपने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। तो वन ऑफ द कैरेक्टर्स दैट आई रियली वांट टू प्ले इन लाइफ इज जोकर। जोकर? जोकर, ओके, बैटमैन का व्हाई? जोकर। अगर बहुत डेंजर है वो, मतलब बिकॉज मुझे तो बहुत इट डर लगता है। एक्सप्लोर्स द डार्क साइड ऑफ of human mind, and I would love to explore that. ओके, मुंबई ट्रैफिक को एक वर्ड में डिफाइन करो। वाहियात। योर चीट मील? पिज्जा ओके। और नेचुरल्स की आइसक्रीम ओके। और दाल मखनी भी वैसे। ओके, मतलब सारी चीट मील है। हाँ, पनीर भी है। ओके। जैकी चैन सर को एक वर्ड में डिफाइन करो। एक्टर कम रॉक स्टार ज़्यादा। मोस्ट यूज्ड ऐप ऑन फोन? इंस्टाग्राम। ओके। सॉन्ग यू कांट स्टॉप हमिंग? इशारों इशारों में। ओह, नाइस। 2 लाइन गा सकते हो इफ यू कैन। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। नाइस। शुक्रिया। यस, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। शिट यार, आपसे एक गाना गवाना चाहिए था, बहुत गवा तो अच्छा दिया, वाला। और क्या। ये नहीं, आपका एकदम ऐसा प्रॉपर। मेरा वाला गाना। हाँ, एंड उससे करे क्या प्लीज? आप एक थोड़ा सा कर दोगे? डन डन। ठीक है, डन। फैमिली या फेम? फैमिली। ओके। सक्सेस को डिफाइन करो इन 1 वर्ड। बीइंग एट पीस विद माई सेल्फ। ओके, मैंने यही एक्सपेक्ट किया था लेकिन कि ये आंसर होगा। रियली? यस, पीस इज इम्पोर्टेंट। yeah. यस, ठीक है। तो जैसे हमारी बात हुई कि आप अभी एक गाना गाओगे हमारे लिए, तो वैसे मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि ये जो ऐसे ऐसे कर रही है ये क्यूट लगने के लिए नहीं कर रही। दर्द इनके हो- गानों में दर्द हो रहा है इसलिए ये ऐसे कर रही हैं, ठीक है ना। तो मैं अपने जो सबसे ज़्यादा डिमांड में गाना रहता है अक्सर ऑडियंस का, वही उसकी 2 लाइनें गा देता हूँ। चाहा तुझे है जहाँ से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, पालो तुझे तो पालो जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, हो याद है वो नदिया किनारे, पनिया भरन को आना, लहरों की हरकत पे गोरी, हल्के से वो घबराना, नाजुक पैरों का तेरे एकदम से फिसल जाना, मेरी बाहों में तेरा गिरना, धीरे से शर्माना, चाहा तुझे है जहाँ से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। ओ वाओ बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू। सो सर, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत Thank ज़्यादा। बहुत अच्छा लगा सामने से सुन के, उसको ऑनलाइन तो सुन ही रहे। सो थैंक यू सो मच सर, आपका इतना टाइम निकाल के ये पॉडकास्ट पे आने के लिए। Thank you so much, Aditi, for having me. It was lovely having a very, very, very insightful discussion with you. थैंक यू सो Thank मच। you.